वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो जो लास्ट लेक्चर है मेरा वो है नेविगेटिंग द पथ टू क्वालिटी जर्नल पब्लिकेशन। और आप सभी इस चीज़ को जानना चाह रहे थे कि हम कैसे हाई क्वालिटी पब्लिकेशन करें, कैसे इजीली स्कूपर्स में, यूजीसी केयर लिस्टेड में, वेब ऑफ साइंस में, ठीक है, आपके आर्टिकल पब्लिश हो जाएं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, हम क्यों पब्लिश कराएं। ठीक है, तो एकेडमिक रिकॉग्निशन और क्रेडिबिलिटी के लिए इसकी ज़रूरत है। पब्लिश कराना इन पीयर रिव्यूड हाई क्वालिटी जर्नल्स स्टैब्लिशेस एकेडमिक अथॉरिटी, मतलब कि यह आपकी शोध को व्यापक समुदाय तक पहुंचाएगा और आपको एक एक्सपर्ट के रूप में एंटिटी दिलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूपस या यूजीसी केयर इंडेक्स्ड जो जर्नल होगा, ठीक है, वेट अ मिनट, तो स्कूपर्स या यूजीसी केयर इंडेक्स जर्नल अगर है तो उसमें पब्लिकेशन से रिसर्चर का एकेडमिक प्रोफाइल जो होगा वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आप गूगल स्कॉलर पे शो होगे, रिसर्च गेट पे शो होगे, वेब ऑफ साइंस पे शो होगे, स्कूपर्स ऑथर डैशबोर्ड पे शो होगे, तो जगह जगह आप शो हो रहे होंगे। इवन गूगल पे ही डाल दोगे नाम तो आप दिखने लगोगे, हर वेबसाइट आपके नाम से खुल रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने नाम के साथ साइकोलॉजी या बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन डाल के देख लिया तो आप दिख रही होगी। विजिबिलिटी होना ही अपने आप में अपना एग्जिस्टेंस बनाने की स्टार्टिंग है। दूसरा चीज़ है नॉलेज डिसमिनेशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि ज्ञान का प्रसार होगा और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव हो रहा होगा। गुड जर्नल्स रीच अ ग्लोबल ऑडियंस अलाउइंग योर वर्क टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर योर फ्यूचर रिसर्च। हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स इंश्योर दैट योर वर्क कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो पब्लिश रिसर्च इज शेयर्ड रिसर्च, इट ड्राइव्स इनोवेशन एंड पॉलिसी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसलिए भी आपको करना चाहिए क्योंकि करियर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती हैं, तो क्वालिटी पब्लिकेशन आर ऑफन क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन मिलेगा, एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। देखिए अभी आपने देखा अपने साथ वालों के साथ कि एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स उनको इसी बेस पे मिल रहे थे। पीएचडी कंप्लीशंस में हेल्प मिलेगी, कई लोगों की पीएचडी सिर्फ इसलिए अटक जा रही है क्योंकि उनके पास स्कूपर्स नहीं है, वेब ऑफ साइंस नहीं, एंड ग्रांट अप्रूवल भी इस एक स्कूपर्स से आपको कई बार आपके प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी एक यूपी का उत्तर प्रदेश कमीशन का प्रोजेक्ट आया हुआ था जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास 20 यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल हो या स्कूपर्स में आपका पब्लिकेशन हो। यदि आपकी पब्लिकेशन इंडेक्स्ड और साइटेड है तो आपकी चांसेस और फॉर फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट बढ़ जाते हैं। रिसर्च इंटीग्रिटी एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो पब्लिशिंग इन रेप्यूटेड जर्नल्स प्रमोट्स एथिकल रिसर्च रिगार्डियस मेथडोलॉजी एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी। रिसर्चर को प्लैगरिज्म, डेटा फैब्रिकेशन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बहुत बचा के रखेगा। पीयर रिव्यू प्रोसेस इन्हेंसेस क्वालिटी, यानी कि हाई क्वालिटी जर्नल्स हैव अ रोबस्ट पीयर रिव्यू सिस्टम, बहुत रोबस्ट पीयर रिव्यू सिस्टम होता है जिससे रिसर्चर को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है और पेपर का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैवी प्रोसीजर होता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है कि रिव्यू के बाद बहुत, एक तो रिव्यू होने में 3 महीने लग गए, फिर रिव्यूवर के कमेंट्स आए तो आपने फिर इम्प्लीफाई करके 10-15 दिन में भेजे, तो उसके बाद जब आपने भेजे उसकी फिर 3 महीने बाद कमेंट आए, 6-7 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, पब्लिश होते होते 1 साल हो गया, लेकिन आपके जो पेपर का क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाई हो जाएगा। रिव्यूअर्स आपको ब्लाइंड तरीके से सुझाव देते हैं जिससे पेपर अनबायस तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बेसिकली पीयर रिव्यू जर्नल में होता है, पर फॉरेन जर्नल्स बेसिकली इसको अपनाते हैं। अभी अपने इंडिया में पीयर रिव्यू जर्नल जो हैं बेसिकली वो पीयर रिव्यूड है ही नहीं, आप उनको पेमेंट करते हो, उसके बाद जस्ट 1-2 दिन में आपके यहाँ पेपर पब्लिश होकर आ जाता है। रिव्यूअर का कोई रोल ही नहीं है, पीयर रिव्यूअर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप पीयर रिव्यूड इंडियन पीयर रिव्यू जर्नल में जा सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग कोलैबोरेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, आपको अगर अपना कोलैबोरेशन बढ़ाना है, रिसर्च नेटवर्क बढ़ाना है तो भी व्हेन यू पब्लिश इन रिस्पेक्टेड जर्नल्स अदर रिसर्चर्स नोटिस योर वर्क लीडिंग टू कोलैबोरेशन, इन्विटेशन टू कॉन्फ्रेंसेस एंड साइटेशन। यहीं से आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप कैसे कोलैबोरेट कर सको दूसरों के साथ, कैसे आपको इन कॉन्फ्रेंसेस में इन्विटेशन मिल सकता है। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, उससे पहले मॉरिशस गई थी, इंडोनेशिया गई थी,
थाईलैंड गई थी, तो वहाँ पे भी जो मुझे चांस मिला कॉन्फ्रेंस में अपने पेपर को प्रेजेंट करने का, वो इसी के थ्रू था, इनविटेशन आया था। सोसाइटल और पॉलिसी लेवल इम्पैक्ट में भी अप्लाइड रिसर्च पब्लिश्ड इन क्वालिटी जर्नल्स ऑफन हेल्प्स इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज़, हेल्थ केयर गाइडलाइंस एंड एजुकेशन स्ट्रैटेजीज एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो इसी से आपको सोशल रिफॉर्म के लिए हेल्प मिलेगा, पॉलिसी लेवल इम्पैक्ट आप डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हाई क्वालिटी जर्नल पब्लिकेशन इज़ नॉट जस्ट अ स्कॉलरली एक्टिविटी, ध्यान रखिए, एक रिसर्च स्कॉलर की एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ अ गेटवे ऑफ रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूशन इन योर एकेडमिक फील्ड एंड बियॉन्ड। इट रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, ओरिजिनलिटी, एथिक्स एंड विजन। ठीक है, तो अब आप हम जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मैंने आपको ये लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट मैंने अपने समर्थ पोर्टल से उठाई है, जहाँ पे हम लोग को इतने सारे ऑप्शंस दिए थे कि आपका आर्टिकल जहाँ पे भी जिसमें भी फिट बैठ रहा है आप वहाँ पर से उसको चूज़ कर लो। तो पीयर रिव्यूड जर्नल बेसिकली क्या होते हैं, इसमें लिखा है पीयर रिव्यू होता है, बेसिकली लिखा है, पर मोस्टली नहीं होता। तो अगर आपको अच्छे पीयर रिव्यूड जर्नल्स की पहचान करनी है तो आप कैसे करोगे, आपको देखना पड़ेगा कि वो जर्नल बेसिकली पीयर रिव्यू कर रहा है कि नहीं, आपको कमेंट दे के भेज रहा है कि नहीं, आपकी जो रिसर्च आर्टिकल है उसको बेहतर करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं। दूसरा ये भी तरीका है, ये मेरे पीयर रिव्यू जर्नल में छपे पेपर हैं। एक छपा था सऊदी जर्नल ऑफ मेंटल नर्सिंग एंड हेल्थ केयर में, दूसरा था ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में। अच्छे जर्नल हैं, इंडिया के नहीं हैं, सऊदी अरब के हैं, बहुत ही अच्छे जर्नल्स हैं। रिव्यूअर्स अच्छे कमेंट्स देते हैं, उस टाइम तो देते थे बहुत अच्छे कमेंट्स। इसमें सारे एक्सेप्टेंस की डेट वगैरह सब लिखी होती थी। ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पीयर रिव्यू जर्नल में। दूसरा, आप इसको पीछे से जाके देखिए कि इसके जो प्रीवियस जो इश्यूज़ हैं वो कितने पुराने हैं। बहुत ही नया जर्नल हो तो उसमें आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि वो आज खुला है कल बंद हो जाएगा, आपका आर्टिकल भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर कोई जर्नल 2010 से चल रहा है, 2001 से चल रहा है, तो आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। 2014 से भी चल रहा है तो 10 साल उसको हो गए हैं, आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पीयर रिव्यू जर्नल को चुन सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है यूजीसी लिस्टेड जर्नल और तीसरा है केयर जर्नल्स। यूजीसी लिस्टेड जर्नल मतलब जब यूजीसी ने बहुत सालों पहले 17-18 के टाइम पे एक लिस्ट जारी की थी, मतलब उनकी लिस्ट भी रिवाइज़ होती रही, लिस्ट में पूरे फॉर्म में था, तो वहाँ पे लिस्ट में लिस्टिंग होके आती थी कि ये जर्नल यूजीसी लिस्टेड जर्नल है, आप इसमें पब्लिश करा सकते हैं। उनकी एक क्वालिटी हुआ करती थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। यूजीसी लिस्टेड जर्नल में जो लिस्ट थी वो इस तरीके की लिस्ट हुआ करती थी। इस जर्नल में लिखा रहता था कि क्या नंबर है, ये देखिए नंबर आप देख रहे होंगे सेकंड कॉलम पे, जर्नल नंबर, टाइटल, पब्लिशर, ISSN, EISSN, मतलब ISSN यानी कि प्रिंट, EISSN यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट। तो ये पहचान थी कि अगर आप कह रहे हो यूजीसी लिस्टेड जर्नल है तो यूजीसी जर्नल का नंबर भी आपके पास होगा। ठीक है, अब ये जो मेरी आर्टिकल थे यूजीसी लिस्टेड में पब्लिश थे। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जर्नल नंबर किनारे दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप खोल के देखेंगे यूजीसी जर्नल नंबर, देखिए आप राइट साइड पे, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, रिस्क फैक्टर ऑफ मेजर डिप्रेशन इन वुमेन, ये मेरी एक कुलीग हैं उनके साथ पब्लिश हुआ था। 41945 ऐसे समथिंग करके नंबर था। इसी थिंक इंडिया जो जर्नल है वो अभी भी यूजीसी केयर लिस्ट में था। अभी आप लोग एक बात और पूछ रहे थे क्लास में कि यूजीसी केयर लिस्ट मैम डिसकंटिन्यू हो गई, तो अब इसका क्या? डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन उसमें जो जर्नल्स हैं, बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो क्वालिटी जर्नल्स हैं। तो आपको तो क्वालिटी वर्क करना है, अपनी रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आप उसको ले सकते हो। क्योंकि अभी तो सरकार ने, यूजीसी ने ये कर दिया ना कि आप पीयर रिव्यूड में पब्लिश करा सकते हो। तो पीयर रिव्यूड की जब पहचान अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप यूजीसी लिस्टेड जर्नल के थ्रू जाओ, क्योंकि अभी भी वहाँ लिस्ट पड़ी हुई हैं, वो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं। एक आध को छोड़ के शायद कोई कुछ ऐसे जर्नल होंगे 10% जो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको पहचान बताई है कि पीयर रिव्यूड हो, मतलब रिव्यू ब्लाइंड हो रहा हो, वहाँ पे डबल ब्लाइंड हो रहा हो, देन नथिंग लाइक दैट। बहुत पुराना जर्नल हो, आप उसको पिक कर सकते हो, स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो। तो ये यूजीसी लिस्टेड जर्नल थे। नेक्स्ट आते हैं केयर लिस्टेड जर्नल। यूजीसी लिस्ट को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया एंड देन आई यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल। इसको अगर आपको ओपन करना है तो यूजीसी पुणे करके वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा, ये यूजीसी का पेज खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1,
और दूसरी साइड देखो यूजीसी केयर ग्रुप 2 अलर्ट अलर्ट जहाँ लिखा हुआ है हम, ठीक है। तो दोनों ही जगह पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 जो है हमारी वो बहुत ही रिजिड नहीं है, लिस्ट 2 हमारी बहुत रिजिड है क्योंकि बेसिकली वहाँ पे स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस के जर्नल्स शामिल हैं। वहाँ पब्लिकेशन जो है बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, पर लिस्ट 1 में ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी जो जर्नल है बेसिकली फॉरेन के भी जर्नल है, पर इंडियन जर्नल भी हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अगर आपका आर्टिकल है तो मौका देंगे आपको। तो ये वेबसाइट है आपकी यूजीसी केयर लिस्ट की। अब यूजीसी केयर लिस्ट पे ही स्कूपर्स लिस्ट मौजूद है। ये देखिए आप, स्कूपर्स लिखा है ना, ये स्कूपर्स सोर्स लिस्ट। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मैम स्कूपर्स जर्नल कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। आपको यूजीसी इसी वेबसाइट पे जाना है और यहीं पे ये स्कूपर्स की सोर्स लिस्ट मौजूद है। उसी को क्लिक करिए, आपका इस तरीके से सोर्स लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे ISSN जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे सब्जेक्ट एरिया, टाइटल, पब्लिशर, ISSN, आप किसी भी चीज़ को डाल के अपनी अकॉर्डिंग, मतलब अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग जर्नल को सर्च कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट में डाल दूँ साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड सारे जर्नल स्कूपर्स के आ जाएंगे और मैं चूज़ कर सकती हूँ। अब ये मेरा एक आर्टिकल है जो स्कूपर्स में न्यूरोकॉन्टोलॉजी में पब्लिश हुआ था। तो मुझे जब पब्लिश कराना था, ठीक है, न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का वो था, तो मैंने न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डाला, तो वैसे ही सिमिलर जर्नल आ गया, तो मैंने इसमें डाला और काफ़ी सारे रिव्यूज़ के बाद मॉडिफिकेशन होते होते 7-8 महीने में पब्लिश हो गया था। नेक्स्ट एक और ट्विस्ट जर्नल था जो कि बेसिकली माइंड मेंटल हेल्थ को लेके एक मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल था जो पब्लिश करता था। इसमें भी एक मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश कराया था। ये भी इट्स टेक्स टाइम लिया, पर अब ये प्रॉपरली फॉरेन हो चुका है, फॉरेन जर्नल है। इसमें जो चार्जेस लगते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, लेकिन वो फॉरेन ऑथर्स ही दे सकते हैं। अब इन्होंने वो सुविधा ख़त्म कर दी जिसमें इंडियन ऑथर्स जो थे वो ईज़िली अपना आर्टिकल पब्लिश करा रहे थे। अभी इसमें एक और चीज़ है, स्कूपर्स में पब्लिश कराते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर जर्नल स्कूपर लिस्ट में तो हैं पर कवरेज में है कि नहीं है, कवरेज भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये और अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगी आपको, ये ट्विस्ट का है। देन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस भी पहले था, अभी नहीं है। जब मैंने अपने कराए तब ये सब थे। जर्नल ऑफ द रीअटैच थेरेपी एंड डेवलपमेंटल डाइवर्सिटीज़, ये सब थे। पर अब आपको ये जानना होगा कि जब आप पब्लिश करा रहे हैं तो वो स्कूपर्स कवरेज एरिया है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से आप पहले सर्च करोगे, फिर क्लिक करोगे किसी भी आर्टिकल जर्नल पे। जैसे मैंने एक सेल वाले 8वें नंबर पे क्लिक किया तो ये खुल के आ जाएगा और वहाँ पे लिखा होगा स्कूपर्स कवरेज एरिया, ठीक है, या ईयर लिखा होगा। तो उससे पता चल जाता है कि उसमें लिखा है 2020 से 22 तक, तो मतलब 2020 से 22 तक जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए इसको ये फुल कवरेज दे रहा था स्कूपर्स, ठीक है। तो लिस्ट में होना और कवरेज में होना बोथ आर डिफरेंट, दोनों के ही मार्क्स डिफर हो जाते हैं। कवरेज जो होता है बहुत ही मैक्सिमम पॉइंट आपको देता है। तो ध्यान रखिए जब भी आपको पब्लिश कराना हो कवरेज ईयर ज़रूर देख ले। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका, जैसे मैंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश कराया था तो उस जर्नल में, पर्टिकुलर जर्नल में लिखा था 2024, मैंने 2024 में पब्लिश कराया, पर कुछ टाइम बाद 7-8 महीने बाद वो 24 से गायब हो गया और उसमें लिख के आ गया 2023। तो मेरा तो स्कूपर्स कवरेज ही चले गया। तो मुझे वहाँ से एक और एक्सपीरियंस मिला क्योंकि मैंने फिर स्कूपर्स वालों को मेल किया, कंप्लेन किया कि जब मैंने पब्लिश कराया तो वो स्कूपर्स कवरेज में था पर अभी नहीं है, तो इससे मुझे बहुत एकेडमिक लॉस हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जो 4 नॉर्म्स होते हैं, इंडेक्स, स्नेप, SJR, ये सब जो है वो मेंटेन नहीं किया था। ये जर्नल का इशू है, इसको हम मैनेज नहीं करते, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद से मैं अब इन सब चीज़ों को और भी ध्यान रखने लगी हूँ, ठीक है। तो वो आपको भी ध्यान रखना है, कवरेज का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस अगेन आपको अगर वेब ऑफ साइंस की जर्नल ढूंढने हैं तो आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, यूजीसी वाली जो वेबसाइट का जो मैंने लिंक दे रखा है उसमें नीचे ही वेब ऑफ साइंस का कॉलम है। और वेब ऑफ साइंस को जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन का पहले आपको एप्लीकेंट लॉगिन बना लेना है, लॉगिन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। आप ऊपर यहाँ पे कोई भी जर्नल डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, सर्च मारोगे तो इस तरीके से आपका जर्नल खुल के आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे है ना, इसको वेब ऑफ साइंस के आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के
अवेलेबल हैं, फिर साइंस का, फिर सोशल साइंस का अवेलेबल है। तो वेब ऑफ साइंस की भी मास्टर जर्नल लिस्ट वहाँ दे रखी है। ये मेरा एक पेपर है थारू बुक्सा का, जो मैंने जर्नल माउंटेन रिसर्च में पब्लिश कराया था। ये एक वेब ऑफ साइंस जर्नल है। और भी हैं, पर इससे मैंने अभी एक ही डाला। नेक्स्ट ये भी जो है यूजीसी केयर लिस्ट 2 और वेब ऑफ साइंस में हुआ करता था, अभी करेंटली डोंट नो, क्योंकि जब मैंने कराया तब था, तो इससे मैंने मतलब ज़्यादा रखा। नेक्स्ट है रिव्यू आर्टिकल या रिव्यू करना बुक्स को। तो आप किसी की भी कोई भी बुक उठा के रिव्यू कर सकते हो, एक पेपर लिख सकते हो और उसको एक अच्छे जर्नल में भेज सकते हो। तो एक और तरीका है अपने आर्टिकल को इंक्रीज़ करने का, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, अपनी एकेडमिक इंटीग्रिटी को एक्सप्लोर करने का। तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। मैंने आप लोग को ऑप्शन दिया था, आप मेरी लिखी किताबों को भी कर सकते हो। फिर है इसमें और भी चीज़ें आती है। बुक रिव्यूज़ मैंने यहाँ बताया, ये बुक रिव्यू का एक दे रखा है फॉर्मेट कि कैसे बुक रिव्यू किया जाता है, तो बुक रिव्यू आप कर सकते हो। फिर एकेडमिक और गैलरी वगैरह तो हमारे यहाँ होती नहीं है, फाइन आर्ट्स वगैरह में होता है। डिज़ाइन कैंपेन भी हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग पेटेंट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जो बुक्स थी उनका कॉपीराइट कराया। बुक बनाते हो, बुक लिखते हो तो उसका कॉपीराइट ले सकते हो। ये कॉपीराइट आपको भारत सरकार की तरफ से ही मिलेगा। वो कॉपीराइट अलग है जो पब्लिशर्स देते हैं या पब्लिशर्स अपने पास सेव करके रखते हैं, एंड दिस इज़ डिफरेंट क्योंकि इसके हमें API के मार्क्स मिलते हैं। ये कॉपीराइट अलग है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर NOC वगैरह हर चीज़ होती है, पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है, तब आपको कुछ टाइम बाद कॉपीराइट मिल जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हमने कोई ऐसी इनोवेटिव यूनिक चीज़ डिज़ाइन की है जो किसी और ने नहीं की, ठीक है। हमने साइकिल डिज़ाइन की, पर साइकिल तो पहले से डिज़ाइन हो चुकी है, पर हमने इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट किया, इसमें हमने भाई उड़ने के लिए कुछ लगा दिया कि भाई उड़ रही है ना, फ्लाइंग साइकिल है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। पर साइकिल ही बना दी दोबारा से, तो क्या डिफरेंट है इसमें, ठीक है। तो हम पेटेंट नहीं ले सकते। तो मैंने जो अपना पेटेंट कराया अभी रिसेंटली कराया अपना, ठीक है, कई सारे पेटेंट कराए हैं, पर इसमें कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह कराए हैं। अभी इंटरनेशनल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जब इंडियन पेटेंट हो जाता है। तो मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, उसके तहत मैंने कॉम्प्रीहेंसिव NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बनाया, एक बॉक्स बनाया था। उसी में मैंने उसके थ्रू ही एक मॉडल चार्ट पेपर पे बनाया और इसको एक वुडन एरोज़ के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया कि किस फ्रेमवर्क को अगर हम अपनाएंगे तो 2030 और 40 तक हमें NEP के सारे गोल्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हुए नज़र आएंगे। तो उसके बेस पे वो पेटेंट सक्सेसफुली ग्रांट हो गया और पब्लिश हो चुका है। तो ये तो थी बहुत सारी बातें जो मैंने शॉर्ट से लेक्चर में बताने की कोशिश की हैं। बेसिकली ये हर एक आर्टिकल, हर एक जो चीज़ जो मैंने रखी थी हेडिंग में, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी है। छोटे से लेक्चर में निपटाना इट्स नॉट वेरी इजी, पर टाइम की लिमिटेशन है हम लोग के पास, तो मैंने आप लोग को इस तरीके से बता दिया है। तो अगर हम आपको टिप्स में अगर देना चाहूँ कि कैसे आप स्कूपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करा सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ यही है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी जो आप लोगों ने बताया था कि मैम आप लोग को नहीं पता। तो आपको चूज़ करना है राइट जर्नल को, ठीक है। एक बहुत ही परफेक्ट जर्नल आपको चूज़ कर लेना है। पहले मैं उसी स्लाइड पे चलूँगी तब बात करती हूँ। चूज़ द राइट जर्नल। फिर और आपको ये देखना है कि उसका स्कोप क्या है, इसका एम क्या है और आपकी रिसर्च से मैच कर रहा है कि नहीं, पीयर रिव्यू प्रोसेस है कि नहीं, इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन स्कोर आपको देख लेना है, ठीक है। फिर देखना है आपको कि रीड ऑथर गाइडलाइंस केयरफुली। आपको ऑथर्स की गाइडलाइन चुपचाप कॉलम खोल के देख लीजिए। हर जर्नल की सबमिशन फॉर्मेट, रेफरेंसिंग स्टाइल, वर्ड काउंट, फिगर, टेबल, रूल्स सब अलग होते हैं। तो पता चला मैंने एक जर्नल में का काम किया, बहुत ही अच्छे से लिखा, अपना एक मॉडल डेवलप किया था एनोवा का कि बहुत ईजीली बच्चे कैसे इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं पहली बार में। पर सब कुछ हो गया, अप्रूव हो गया, पर उन्होंने बाद में कह दिया कि लेटेक्स फॉर्मेट में भेजिए। अगर मैंने ऑथर गाइडलाइन पहले पढ़ ली होती तो इतनी मेहनत नहीं मुझे नहीं करनी पड़ती, या तो मैं इसको लिखती नहीं या उस जर्नल में नहीं भेजती। तो वो आज तक ऐसे के ऐसे ही पढ़ा है। तो रीड ऑथर गाइडलाइंस केयरफुली, ठीक है, बहुत ध्यान से। और उसी टाइम आपको प्लेगरिज्म चेक भी कर लेना है टर्निटिन वगैरह पे। इंश्योर करना है ओरिजिनलिटी एंड नोवेलिटी को। आपका पेपर अगर ओरिजिनल है, नोवेल है, तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा।
राइट अ स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल। अगर आपको चाहिए कि आपका आर्टिकल तुरंत सेलेक्ट हो जाए, पहली नज़र में सेलेक्ट हो जाए, तो आपको स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट या टाइटल लिखना होगा। टाइटल हमेशा कंसाइज रखें, इंफॉर्मेटिव रखें। कीवर्ड जो हैं, जो कीवर्ड देते हैं ना हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के बाद, वो रिच होने चाहिए। ठीक है, वो 5-6 कीवर्ड्स ही पूरी कहानी कह जाएँ। एब्स्ट्रैक्ट में एम, मेथड, रिजल्ट, इम्प्लीकेशंस होने चाहिए। 150 से 250 वर्ड होना चाहिए। बेसिकली आप ऑथर गाइडलाइन देख लीजिएगा उसके लिए। ठीक है, और फॉलो करना है IMRAD स्ट्रक्चर को। IMRAD स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कि I फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेथडोलॉजी, R फॉर रिजल्ट एंड डिस्कशन। ठीक है, इन सब के अंदर और भी पॉइंट्स हैं। यूज़ करना है रिसेंट एंड रेलिवेंट रेफरेंसेस को। अब वो APA यूज़ हो रहा है, MLA यूज़ हो रहा है, मैनकोवर यूज़ हो रहा है, क्योंकि एल्सवियर, स्प्रिंगर, विले, बेंथम सब चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट्स को अपनाता है। ठीक है, तो सिर्फ APA आता है, सिर्फ MLA आता है, शिकागो आता है, इससे काम नहीं चलेगा। आपके पास तो MS वर्ड में सारे ही दिए हुए हैं, तो आप या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और MS वर्ड को आप लिंक कर सकते हो जेरेटो से, तो उससे और इजी हो जाएगा आपकी रेफरेंसिंग स्टाइल को साइड करना। लैंग्वेज एंड क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एकेडमिक टोन हो, क्लियर हो, ग्रामेटिकल एरर्स से फ्री होना चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो प्रोफेशनल एडिटिंग आप करा लें। एथिकल स्टैंडर्ड्स को ज़रूर फॉलो करें। प्लेगरिज्म हमेशा 10% से बिलो होना चाहिए। प्रॉपर एथिकल क्लियरेंस होना चाहिए। मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग पे काम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ के तो PhD वाले बच्चे मैंने देखा ऑटिस्टिक बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो एथिकल क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर कराना चाह रहे हो। इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए बेटा। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी दिखानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कह रहे हो है, या फंडिंग सोर्सेज हैं, तो उसको ज़रूर मेंशन करो, और कवर लेटर के साथ ही अपना आर्टिकल सबमिट करो। और बी पेशेंस रखो एंड रिस्पॉन्ड टू द रिव्यूअर के कमेंट्स देख के डरो नहीं, एक एक करके उनके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दो। ठीक है, पीयर रिव्यू करने में 1 से 6 महीना लग जाता है, कोई बात नहीं। अगर रिवाइज और रीसबमिट आता है तो भी आप कमेंट को पॉइंट वाइज जवाब दें, और रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट क्लीन और मार्क दोनों ही वर्जन में भेजें। ठीक है, तो बेसिकली स्कूपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड, एथिकल और पेशेंस ड्राइवन प्रक्रिया है। सही प्लानिंग, ओरिजिनलिटी और क्लैरिटी से आप इस गोल को ज़रूर हासिल कर सकते हो। और मुझे पता है जितने भी बच्चे थे क्लास में वो सब के सब उसको ज़रूर हासिल कर लेंगे। 1 मिनट, टाइमर ऑन हो गया ना लाइट ऑफ का। मैंने इसको मैं थैंक यू करके अब फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। होपफुली आपको समझ में आया होगा क्लास में भी और इस वीडियो के थ्रू भी। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी मैं करूँगी।